हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, भले ही चाहे वो यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, या उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आगामी परीक्षाएं, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप अनअकैडमी के केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इस कोर्स में बता रहा हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर फाउंडेशन बैच, जो कि आपका 19 जनवरी से स्टार्ट होना है। ठीक है ना। अगर आप इस कोर्स को भी परचेस करेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप उन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रेफरल कोड मांगेगा। तो रेफरल कोड से क्या आप रेफरल कोड डालेंगे इंडियन स्टडी, जो कि अपने चैनल का नाम है। तो इंडियन स्टडी से आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? हिंदी के शब्दों का जो लिंग का निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। जैसे हम बोल दें राम, तो अब राम जो एक नाम होगा, आप सभी लोग जानते हैं, वो एक लड़के का नाम होगा, और राम जो है वो एक संज्ञा है। अब हम राम की जगह लिख दें सीता, तो आप सभी लोग जानते हैं जो संज्ञा जो है वो सीता तो है, ठीक है, और सीता एक लड़की का ही नाम होगा, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो इसलिए जो आपका लिंग का निर्धारण जो है वो संज्ञा के नाम के आधार पर किया जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 115। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 3 वेद होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 वेद होते हैं, कौन कौन से वो भी जान लो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखो, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ये 3 व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के क्या होते हैं? 3 वेद। अब आप सोच रहे होगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, वो क्या है? वो अर्थ की दृष्टि से होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 वेद, और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो समझ में आ गया? व्युत्पत्ति के अनुसार 3 और अर्थ के अनुसार 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि कई महापुरुष आते बोलते कि आप गलत पढ़ा रही है। ठीक है, 5 वेद होते, इसलिए मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। घा का उच्चारण स्थान, पहले तो आप ये देख लो कि घा किस वर्ग में आता है। का घा घा का वर्ग में आता, और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? जल्दी बताओ। छा छा जो है वो एक क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो छा जो है वो किसके योग से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये का और सा के योग से बनता है, और का में हलन लगेगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वहां से क्वेश्चंस आने ही हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? तो ये जो आपका वाक्य है वो एक संदेश सूचक वाक्य है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 119 के निम्नलिखित में से एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य है आपका, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम का लोप है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मूल शब्द में बेकार होने से क्रिया बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में बेकार होने से क्रिया बनती है उसको हम धातु यौगिक कहते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? यानी कि किस में अकर्मक क्रिया है? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये एक अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
कल मैंने आप लोगों को एक अकर्मक क्रिया की वीडियो कल जो टेस्ट प्रोवाइड करवाया था उसमें एक क्वेश्चंस था अकर्मक क्रिया का। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा, उसमें पहला ही ऑप्शन होगा, मैंने कई जगह देख लिया। ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? आमरण में जो आगे आ लगा है उसको हम व्याकरण की दृष्टि से क्या बोलेंगे? तो उसको हम व्याकरण की दृष्टि से बोलेंगे उपसर्ग। आप सभी लोग जानते हैं उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, है ना। तो अब देख लो उपसर्ग से क्वेश्चंस आ गया और आपसे ये नहीं पूछा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपसे ये पूछ लिया कि एक्चुअल में ये है क्या। तो कई एग्जामिनर जो है वो कई तरीके से क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है, बस आपको आना चाहिए। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द, कौन से वर्ण में हम एक प्रत्यय लगाने वाले शब्द से, सॉरी वर्ण में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? मैं वर्ण समझ रहा था और किसी चीज को। वर्ण एक शब्द है, उसमें एक प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 123 का? वाणिक। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति बताइए। ये एक अर्थ दे दिया है, आपको लोकोक्ति बताना है। अभी तक क्या करते थे? लोकोक्ति देते थे, अर्थ पूछते थे। अब अर्थ दे दिया, लोकोक्ति आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन को पूरा उल्टा कर दिया। सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत, यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि हमेशा आनंद का अनुभव करना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 125। तो हरिणा का स्त्रीलिंग हो जाएगा हरिणी, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पाश्चात्य का विलोम शब्द हमको बताना है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वात्य, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण दृष्टि से क्या है? जो सुंदर है वो व्याकरण दृष्टि से है क्या? तो आप सभी लोग जानते हैं सुंदर जो है वो किसी भी चीज की विशेषता, यानी कि कबीर की विशेषता है, इसलिए ये विशेषण है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा जोर देता हूं क्योंकि बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो, अतुल होगा, अपूर्व होगा, अनोखा होगा, अनिल। अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, समझ रहे? ये अनुपम का नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण शब्द कैसा शब्द है? तो देखो, स्वर्ण शब्द जो हो जाएगा वह एक तत्सम शब्द है। स्वर्ण का जो तद्भव होता है वो होता है आपका सोना, समझ रहे? तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है 130। तो 130 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? यानी कि जनतंत्र में कौन सा समास होगा? जल्दी बताओ। जनतंत्र, जनता का तंत्र, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनतंत्र, है ना। तो जनता का तंत्र। अब आपको ये पता होना चाहिए का कारक चिन्ह जो है वो किस कारक में आता है, क्योंकि कारक चिन्हों का बोध जो शब्द कराते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। अब देखो, आपको पूरी ये डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो इसी तरीके से याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, और जनतंत्र यानी कि जनता का तंत्र तो का आ गया, संबंध का की के, तो संबंध तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। संबंध का की के, नानी ने रारी रे, अधिकरण मैं यहाँ पर, और संबोधन हे अरे हो। तो इस तरीके से आपको कारक, टेंशन नहीं लो, कारक की वीडियो जब लाऊंगा तो सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएंगी और सारे क्वेश्चंस आप एक दूसरे से फिर कनेक्ट कर पाएंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम युधिष्ठिर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? अब देखो, से कारक चिन्ह जो है वो दो कारक में यूज होता है, अपादान से, और एक और कारक चिन्ह होता है करण से, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, और अपादान से। यानी कि जो से कारक चिन्ह आता है वो कर्ण कारक में भी आता है और
अपादान कारक में भी आता है। अब आप सोचोगे तो ऑप्शंस के हिसाब से तो यहाँ हम अपादान कारक लगा देंगे, क्योंकि करण कारक तो ऑप्शंस में दिया नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चों करण कारक भी ऑप्शंस में दे देते हैं। अब आप लोगों को पहचानने कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपका कोई, चलिए राहुल नाम में आपको लेते हैं। राहुल बाजार से राहुल साइकिल से बाजार गया। राहुल साइकिल से बाजार गया। अब यहां पर भी इससे कारक चिन्ह आ गया। लेकिन राहुल जब तक साइकिल अपने पास नहीं लाएगा तब तक वो बाजार जाएगा नहीं, क्योंकि साइकिल से जा रहा, यानी कि साइकिल उससे जुड़ी हुई है, ऐड हुई हुई है। यानी कि जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए यूज होता है तो आपका कर्ण कारक होता है। अब जैसे लड़का पेड़ से गिर गया तो पेड़ से अलग हुआ होएगा ना, और जब से कारक चिन्ह का यूज जो है वो अलग होने के लिए होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो समझ में आई सारी चीज, आप बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। इसलिए पापी में कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ। 134 विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। राम पापी लड़का है तो राम का ये गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। रैंक नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विद्यार्थी, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। तो विद्यार्थी जो है वो किस संधि का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूसो दशरथ अजी बिहारी उपयोग पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? अब देखो, छंद के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको केवल और केवल मात्राएं गिनना आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि ये इसमें चौपाई छंद है और चौपाई 4 चरण वाला छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो आप इतना जान लीजिए। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा जो है वो आपका बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु कहना कर बिनु कर्म करे विधि नाना उपयुक्त चौपाई में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। अनिल तो होगा, समीर भी होगा, 141। ठीक है, मारुत भी होगा। समर जो है ये वायु का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का हमको स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी के अनुसार परमार्थ गलत लिखा हुआ है, देख लो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब किसी बच्चे ने, कल मैंने आप लोगों के लिए गद्यांश प्रोवाइड नहीं करवाया था, लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि सर गद्यांश आप हमारे लिए प्रोवाइड करवाइए। तो अब जब एक बच्चे ने मुझे इंटरेस्ट दिखाया तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, भले ही चाहे एक बच्चा इस गद्यांश को पूरा पढ़ करके क्वेश्चंस के आंसर दें, लेकिन मुझे उम्मीद तो है कि कम से कम एक बच्चा पढ़ रहा है, तो इसलिए मैं उसके लिए गद्यांश लेकर के आ गया हूं। तो गद्यांश आपके सामने पूरा देखो, ये पूरा लिखा हुआ है, आज एक ही पैराग्राफ में है। इस गद्यांश के अनुसार आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कितने क्वेश्चंस के, ये देख लो, 144 से 146, मात्र 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है। 144 का आपको आंसर देना है, 145 का आपको आंसर देना है, 146 का आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चे, तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी द्विवेदी हैं? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदगी नामा के जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा कृष्णा सोपती, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन सभी के लिए है, और जो गद्यांश वाले क्वेश्चंस मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं वो उनके लिए है जो गद्यांश में इंटरेस्ट दिखाते हैं, समझ रहे? तो ये क्वेश्चन सभी के लिए है कि अमृत राय की जो कृति है वो कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ये थे आपके
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।